आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के पहले राष्ट्रपति बने तो पहली बार अपने गांव गए। गांव के लोगों ने फूल माला ढोल नगाड़ा से जोरदार स्वागत किया। घर परिवार समूचा गांव उस जश्न में शामिल था। उस दौरान राजेंद्र बाबू की दादी ने पोते को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि ऐसा सुना है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, ऐसे ही खूब जियो और आगे बढ़ते रहो। उन्होंने आगे कहा कि वो लाल टोपी वाले से भी तुम बड़े बन गए हो। लाल टोपी वाला मतलब सिपाही। उस समय सिपाहियों की टोपी लाल हुआ करती थी। राजेंद्र प्रसाद ने भारत में राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा, गरिमा, गौरव और अनुशासन को स्थापित किया। उनकी मेधा, सादगी, त्याग और देश सेवा ने भारत के राष्ट्रपति के व्यक्तित्व को निर्विवाद और निरपेक्ष बनाया। उनके बाद देश में 15 राष्ट्रपति हुए। यहाँ मैं कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की गिनती नहीं कर रहा। भारत का राष्ट्रपति संविधान में सर्वोच्च पद है। वह देश का पहला नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। आज जब नए संसद भवन के उद्घाटन का समय आया तो विपक्ष विरोध पर उतरा हुआ है। उसका कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। देश का सर्वोच्च पद उनके पास है और लोकतांत्रिक मर्यादा परंपरा कहती है कि उनसे ही उद्घाटन करवाया जाए। विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस कर रही है और उसके साथ 19 दल हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मान सम्मान और उनके लिए सरकार से टकराव मोलने के पीछे विपक्ष, खासकर कांग्रेस की मंशा क्या सचमुच नेक है या फिर यह एक सियासी एजेंडा है। आज घटनाओं और तथ्यों के आधार पर इसका सच टटोलेंगे, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना जरूरी है। वे जब 3 देशों की यात्रा से दिल्ली लौटे तो ऑस्ट्रेलिया में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए विपक्ष के रवैये पर इशारों में ही लेकिन तीखा सवाल दागा। और भारतीय समुदाय का जो समारोह था, हिंदुस्तान के लोगों ने उसको देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। बात बड़ी साफ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इशारा इस बात का कर रहे थे कि उनके ऑस्ट्रेलिया जाने पर वहां के सभी दलों ने लोकतांत्रिक मर्यादा दिखाते हुए उनके निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, और हमारे यहाँ संसद भवन के उद्घाटन जैसे मौके का बहिष्कार करने का बहाना ढूंढा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों के बयान या ट्वीट आप देखें तो ऐसा लगता है कि वे राष्ट्रपति पद के प्रति बड़ा सम्मान और निष्ठा रखते हैं। संसद भवन का उद्घाटन उनसे नहीं कराने के चलते ही कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी जी,
संसद जनता स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप जताना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने बातें थोड़ी और साफ साफ लिखी। उन्होंने ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनी है। खड़गे और राहुल गांधी की बातों में तीन चीजें आपको दिखी होंगी: संसदीय प्रणाली, सर्वोच्च संवैधानिक पद और संवैधानिक मूल्य। इन्हीं तीनों का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं। वे लोकतांत्रिक परंपरा और मर्यादा की घोर अनदेखी कर रहे हैं। एक पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने देश पर सबसे अधिक समय तक राज किया है और उसको लगता है कि राष्ट्रपति पद का सचमुच अपमान हो रहा है तो फिर पड़ताल जरूरी हो जाती है। सो आइए कर लेते हैं। इस साल जनवरी में बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण के समय कांग्रेस के कई नेता गायब थे। कारण ये था कि एक दिन पहले श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी और बताया गया कि मौसम बहुत खराब होने के चलते नेता नहीं पहुंच सकेंगे दिल्ली। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी का उस दिन का अगर आप ट्वीट देखें तो इस बात का सबूत मिलता है। जयराम रमेश ने लिखा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौसम काफ़ी खराब होने के चलते उड़ानें लेट हैं। इसके कारण राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज की तारीख में अध्यक्ष भी हैं, और कई अन्य सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि सोनिया गांधी सदन में मौजूद रहेंगी। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया कि श्रीनगर में खराब मौसम के कारण वह श्रीनगर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ऐसे में वह आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने में असफल होंगे। अब बीजेपी सवाल पूछती है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा संवैधानिक दायित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण थी? ये पता है कि बजट सत्र कब से शुरू होता है और अभिभाषण किस तारीख को होता है, तो फिर उसके एक दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन रखना सही था? सवाल वाजिब है। जब संसदीय मर्यादा और संवैधानिक दायित्वों की बात हो रही है तो यह सवाल वाजिब ठहरता है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के विरोध को सवालों की नजर से देखते हैं। पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार कर और बहाना बना रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि इस साल बजट सत्र के वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस के कई सांसद सदन में मौजूद नहीं थे, उसी अभिभाषण पर कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति अपने मन की बात नहीं कह सकती हैं, फिर उनके संयुक्त अभिभाषण का क्या महत्व है। पिछले साल अक्टूबर में कांग्रेस के नेता उदित राज ने ट्वीट किया था कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। शब्द सुनिएगा, चमचागिरी की भी हद है। कहती है कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। अब उदित राज ने ऐसा कहा क्यों? दरअसल द्रौपदी मुर्मू पिछले साल अक्टूबर में उसके पहले हफ्ते में गुजरात दौरे पर गई थी। वे साबरमती आश्रम में थी, जहां राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात में देश का नमक बनाया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। वैसे बात ही कुछ गलत नहीं थी। गुजरात देश का 76% नमक बनाता है, बस बात को रखने का उनका अपना तरीका था। मगर इसी बयान को लेकर के उदित राज ने उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की।
क्या ये संवैधानिक मर्यादा और सर्वोच्च संवैधानिक पद का सम्मान है? क्या तब कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी ने उदित राज को टोका कि आप सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए ऐसा नहीं कह सकते? क्या इस बयान पर पार्टी ने अफसोस जाहिर किया? नहीं किया। मगर आज जब संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं तो द्रौपदी मुर्मू के प्रति प्रेम, निष्ठा और संवैधानिक मर्यादा का ध्यान आ गया है। बात इतनी ही नहीं है। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। इस पर बीजेपी ने जब बवाल काटा तो उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूं, हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं हूं, मेरी जुबान फिसल गई। मैंने कभी देश के सर्वोच्च पद का अपमान करने का इरादा नहीं रखा था। मैंने माफी मांग ली। मैं यह मान भी लूं कि चलिए आपका इरादा ऐसा नहीं था, मगर दो सवाल आज भी जस के तस खड़े हैं। पहला सवाल की गलती एक बार होती है, मगर आपने राष्ट्रपत्नी 2 बार दोहराया, और अगर लग गया कि गलती हो गई तो फिर माफी मांगने में इतना समय क्यों लग गया? क्या यह नहीं माना जा सकता कि जब कांग्रेस को यह लगा कि इससे देश में उसकी किरकिरी होगी, लोगों की नाराजगी बढ़ेगी, तो माफी पर आना पड़ा? मैं आज सिर्फ देश के राष्ट्रपति को लेकर के कांग्रेस के मान, सम्मान, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से उसके व्यवहार की पड़ताल कर रहा हूं। इसलिए बैठिएगा और पूरे शो को देखिएगा। 25 जून 1975 आधी रात की बात है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। कहा जाता है कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सोते हुए से जगाया गया, जगा करके उनको ये कहा गया कि ये पेपर्स हैं इमरजेंसी के, देश में इमरजेंसी लागू होने जा रही है, उसके ये कागजात हैं, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। राष्ट्रपति को पूछना चाहिए था कि कैबिनेट का फैसला नहीं है, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, बैठक के बगैर मेरे पास कागज भेजे जा रहे हैं, मैं इस पर दस्तखत कैसे करूं? मगर फखरुद्दीन अली अहमद ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप दस्तखत कर दिए और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक विलेन राष्ट्रपति के तौर पर याद किए गए। इतिहास ने उनको वैसे ही अब रख दिया है। देश में इमरजेंसी लागू हो गई। आजाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र का गला घोंटने का सबसे घातक प्रयास इमरजेंसी ही थी। अगले दिन यानी कि 26 जून 1975 को आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। उसी दिन उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और इमरजेंसी लगाने का जो फैसला था कैबिनेट के मंत्रियों से दस्तखत करवाए। ये लोकतंत्र है आपका, ये लोकतांत्रिक परंपरा है, ये संविधान का मान सम्मान है, ये राष्ट्रपति का सम्मान है। अब आप बताइए कि क्या फखरुद्दीन अली अहमद के संवैधानिक पद और मर्यादा का इंदिरा गांधी ने ख्याल रखा? क्या बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए इमरजेंसी लागू की जा सकती थी? देश भर में नेताओं की धरपकड़, उन्हें जेल में ठूंसने का फैसला उनका अपना जो था वो लोकतांत्रिक गरिमा को बचाने का काम कर रहा था। मगर आज नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं करेंगी तो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान हो जाएगा। ये बात कांग्रेस कहती है तो गले नहीं उतरती। वैसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी की ही बात से सहमत नहीं हैं। आप सुनिए उनको। पंडित नेहरू से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। मोदी का विरोध करें, देश का विरोध ना करें, ये कांग्रेस के ही नेता का बयान है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, उनके डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे केसी सिंह। उनकी एक किताब है द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स। इस किताब में केसी सिंह लिखते हैं कि 1982 में राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को अगला राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। वे बने भी, मगर जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना माखनलाल फोतेदार और अरुण नेहरू जैसे इंदिरा गांधी के सलाहकारों को पसंद नहीं आया।
उन लोगों ने जैल सिंह की निष्ठा का इम्तिहान लेने के लिए एक अजीब तरह की अग्नि परीक्षा का रास्ता चुना। जानते हैं क्या हुआ? केसी सिंह के मुताबिक आईएएस बिंद्रा, जो जैल सिंह के स्पेशल असिस्टेंट थे, उन्होंने उनको बताया कि उन लोगों ने राष्ट्रपति बनते ही ज्ञानी जैल सिंह से उनका इस्तीफा लिखवा लिया, जिस पर कोई तारीख नहीं थी। इसके पीछे मकसद ये था कि 1985 में जब चुनाव होने वाले थे तो उन चुनावों के बाद अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन चली जाएंगी, यानी कि राष्ट्रपति बन जाएंगी। अब ऐसे में कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति पद की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। जो बात कितनी सही ठहरती, आप खुद फैसला कीजिए। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए और ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जैल सिंह भी थोड़े खींचे खींचे रहने लगे थे। उनको इस बात की तकलीफ थी कि हरबंदर साहब में सेना को घुसाया गया। केसी सिंह की माने तो जैल सिंह को, जो पहले देश के गृह मंत्री भी रह चुके थे, यह अंदाजा था कि उनका टेलीफोन टैप किया जा रहा है। द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स, केसी सिंह किताब है। उसमें लिखते हैं कि फोन टैपिंग के डर से जिन मेहमानों से ज्ञानी जैल सिंह को गुप्त बात करनी होती थी, उन्हें वो मुगल गार्डन, जिसे आज की तारीख में हम अमृत उद्यान कहते हैं, वहां लेकर के जाते थे। उनको ये भी पता था कि उनकी स्टडी में होने वाली हर बात को सुना जा रहा है। देश का राष्ट्रपति इतना डरा हुआ था कि वो सीक्रेट बातें किसी से अपने आवास में भी नहीं कर रहा था। हालांकि वे हालात ऐसे थे जब ज्ञानी जैल सिंह पर शक करने के कारण थे, मगर राष्ट्रपति होने के नाते उस पद पर बैठे आदमी की गरिमा को बनाए रखा जा सकता था, सब कुछ करते हुए भी। और आज उसी गरिमा की बात कांग्रेस करती है, जबकि मामला कुछ नहीं। अगर देश की जनता सरकार चलाने का जनादेश किसी पार्टी को देती है और जिस व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री का पद होता है, शासन चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है, ऐसे में संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो उसमें अनर्थ क्या हो रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा है। यह पूरा बवाल जो है, उसके पीछे कितनी मंशा है लोकतांत्रिक परंपराओं, मर्यादाओं या देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की, और कितना मकसद कुछ और है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे राजीव गांधी के कार्यकाल की शुरुआत से ही ये लगने लगा था कि उनके और ज्ञानी जैल सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसका पहला संकेत तब मिला जब जैल सिंह के नजदीकी आर.के. धवन को न सिर्फ उनके पद से हटा दिया गया, बल्कि ये कहानी गढ़ने की कोशिश भी की गई कि प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र में उनका भी हाथ हो सकता है। जैल सिंह के स्पेशल असिस्टेंट आईएएस बिंद्रा को राष्ट्रपति भवन में एक्सटेंशन नहीं दिया गया और उनको वापस पंजाब भेज दिया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से हर सप्ताह मिलकर उन्हें सरकार की गतिविधियों की जानकारी देना बंद कर दिया, जबकि उसके पहले परंपरा थी कि प्रधानमंत्री सरकारी कामकाज के बारे में राष्ट्रपति को ब्रीफ करता रहेगा। विदेश यात्रा से पहले और यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति को ब्रीफ करने की प्रथा थी, जो राजीव गांधी ने खत्म कर दी। राष्ट्रपति कुछ नहीं होता, जाना ही नहीं। अब मैं आपको देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तरफ फिर से ले चलना चाहता हूं, जिनका जिक्र मैंने शो की शुरुआत में किया। लेकिन वहां चलने से पहले मेरे साथ इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी जुड़े हुए हैं। उनसे दो बड़े और बुनियादी सवाल करने हैं। आलोक जी और अरविंद जी भी मेरे साथ हैं, मेरे कंसल्टिंग एडिटर। यह जो पूरा बवाल है, ये विवाद है, ऐतराज़ है कि नहीं प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादा तार तार हो रही है, संवैधानिक जो सर्वोच्च पद है उसकी गरिमा खत्म हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? राणा जी, आपने भूमिका में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए जोड़ूंगा कि 1972 से 72 से जी मैं राज्यसभा और लोकसभा संसद जो है कवर करता रहा हूँ, और मुझे तो बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने उसे बाद में उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अन्यथा मुझे इस बात का डर है कि वो उस समय भी वही विघ्न करके, नारेबाजी करके, जेपीसी की मांग करके
एक अजीब दृश्य दुनिया के सामने पेश हो सकता था, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी भी संवैधानिक पद है, लगभग उससे ही लगभग राष्ट्रपति की तरह, और बल्कि वो तो सदन के उपसभापति हैं, सभापति हैं। इस दृष्टि से ये खतरा भी था। नंबर 2, जो आपने भूमिका के बारे में कहा, आपने जैल सिंह जी का जिक्र किया, इसलिए मैं उनका उस समय काम कर रहा था, संवाददाता भी रहा, बाद में संपादक हुआ, लेकिन उस समय जैल सिंह जी के भी सबसे अच्छे संबंध थे पत्रकारों से, और मैं उनसे मिलता भी रहा। और इसलिए वो बात तो ठीक है कि उनके क्या टेपिंग हो रहा था, नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि के तिवारी जी, आप भी सब लोग, हमारे दर्शक भी परिचित हैं, बिहार के ही नेता, बड़े हमसे भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं बराबर। उन्होंने इतना विरोध किया खुलेआम कि जैल सिंह जी को ये कहना पड़ा कि राजीव गांधी यदि इसको यदि इस्तीफा नहीं लेंगे तो मैं डिसमिस कर दूंगा, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। इतना सार्वजनिक उनकी आलोचना करते थे। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस का ही, अपने ही कांग्रेस के राष्ट्रपतियों का। इनको छोड़ दे कि ये भाजपा की हैं, या धनखड़ जी भी कभी कांग्रेस के ही थे, लेकिन बाद में भाजपा ने उनको बनाने में योगदान दिया है। लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मैं उस समय सदन में मौजूद था, राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस के नेता कितना सम्मान करते हैं, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति थे, शिवशंकर, में नाम भी मुझे आज भी याद है। उन्होंने इतना दृढ़ता के साथ विरोध करने लगे कि शंकर दयाल शर्मा जी रो दिए। उस समय का यदि कहीं टीवी फुटेज हो तो हमारे कोई भी उसको अरेंज कर सकता है, बल्कि उस समय टीवी उतना आया नहीं था, लेकिन शायद यदि कहीं उपलब्ध हो तो रिकॉर्ड में उपलब्ध है। वो सदन से उठकर चले गए और बाद में उनको बड़ी मुश्किल से बड़े शीर्ष बुजुर्ग नेताओं ने समझाया और माफी मांगी राजीव गांधी ने, तब वो वापस आए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और उसके बाद एक और लाइन, राष्ट्रपति के अभिभाषणों के दौरान संयुक्त अधिवेशन में, चूंकि परंपरा ये ब्रिटिश परंपरा से जी, ब्रिटेन की भी महारानी या राजा उस समय संसद का उद्घाटन करते हैं, या जब नई लोग वहां चुन के आती है संसद, तब उसका उद्घाटन करते हैं। भारत में वही परंपरा है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब अभिभाषण के दौरान विपक्ष के लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके उसमें व्यवधान किया। इसलिए ये आज आर्गुमेंट देना, क्योंकि संसद के मंदिर का जब जैसे कह सकते हैं कि पूजा हो रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है, वहां पर कोई ऐसा अभद्र दृश्य न दिखाई दे, कोई ड्रामा न करे। लेकिन अच्छी बात यह कि 25 दल साथ में हैं। मैं मीडिया के अपने मित्रों से जरूर आग्रह करूंगा, पूरा प्रतिपक्ष विरोध में है, ये क्यों कहते हैं? कांग्रेस को तो लोकसभा में भी पूरा वो नहीं मिला हुआ है, विपक्ष का दर्जा जो इसको कहते हैं विपक्ष का। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र में संसद जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है और उसकी अपनी अहमियत है, उसकी पवित्रता है, और वो ये उम्मीद करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर जितने भी दल हैं वो लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करें, जो दिखता नहीं है। अरविंद जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसका कुछ श्रेय सरकार के पक्ष को भी है, सिर्फ विपक्ष को नहीं है, क्योंकि जिस किस्म से ये आयोजन हुआ है और जिस तरह से इसकी भूमिका बनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष माने उद्घाटन से ऊपर कुछ और चीज़ें करने की कोशिश की गई है, जो चिढ़ाती हैं एक तरह से मैं कहूँगा। जैसे जब त्रिमूर्ति का ये विमोचन किया था प्रधानमंत्री ने, तब भी ये सवाल उठे थे, लेकिन वो बहुत हल्के में चले गए थे, सरकार ने उससे कोई सबक नहीं किया। और अब की जब उद्घाटन हो रहा है तो एक तो राष्ट्रपति का प्रसंग मेरे ख्याल विपक्ष को बना बनाया मिल गया है, और विपक्ष ने क्या किया है या कांग्रेस ने राष्ट्रपतियों के साथ क्या किया है, उसको गिनवाने से आज की तारीख में जो गड़बड़ हो रही है या हुई है वो ख़त्म नहीं हो जाती। राष्ट्रपति को बुलाना या राष्ट्रपति को न्योता देना या उनके मना, वो ऑथराइज कर सकती थी, ये भी एक फॉर्मेलिटी निभाई जा सकती जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं चिढ़ाने वाला काम ये कहूँगा कि सावरकर के जन्मदिन को चुनना ये अचानक नहीं हुआ है, और ये लोकतंत्र की मर्यादा और संसद की मर्यादा, इसका ख्याल रख के नहीं किया गया है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा साधने ये हो सकता है। अरविंद जी की राय है कि यह तारीख जो है वो वीर सावरकर के जन्मदिन को भी इंगित करती है, और इस दिन
संसद के नए भवन का उद्घाटन करके बीजेपी ने ठीक नहीं किया, लेकिन बीजेपी की विचारधारा ये रही है कि सावरकर तो ठीक है, क्रांतिकारी लेकिन रहे सावरकर हैं, पे चिंतक देश रहे की क्या हैं राय है ये उनको मालूम है, और तो वो देश उसी में को भी रहे हैं। चुनने का मतलब जी, आप चुनने का दोनों मतलब का आप बहुत बहुत राजनीतिक शुक्रिया झगड़ा जुड़ने चाहते के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं फिर अब वापस लौटता हूं वहां जहां से शुरुआत की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की सहमति से देश के गृहमंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सुनिए गौर से इसको। 1950 में पटेल की मौत के बाद मंदिर की जिम्मेदारी के मुंशी के ऊपर आ गई। मुंशी नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे। गांधी और पटेल की मौत के बाद नेहरू का सोमनाथ का जीर्णोद्धार जो था उसको लेकर के विरोध तीखा हो गया। एक मीटिंग में तो नेहरू ने के मुंशी को फटकार भी लगाई। उन पर हिंदू रिवाइवलिज्म और हिंदुत्व को हवा देने का आरोप लगाया। लेकिन मुंशी ने साफ साफ कह दिया कि सरदार पटेल के काम को वे अधूरा नहीं छोड़ सकते। के मुंशी भी गुजराती थे, इसलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवा के ही दम लिया। फिर उन्होंने मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया। राजेंद्र बाबू ने इस न्योते को बड़े गर्व के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन जब पंडित नेहरू को इस बात की जानकारी मिली तो बहुत नाराज हुए और राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने बाकायदा ये कहा कि आप उद्घाटन करने नहीं जाइएगा। ये बात 1951 की है। नेहरू का तर्क ये था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से बचना चाहिए, मगर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की बात नहीं मानी। वो सोमनाथ गए, वहां जबरदस्त भाषण भी दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपने संस्कारों से दूर होना या धर्म विरोधी होना नहीं हो सकता। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन नास्तिक राष्ट्र नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि उन्हें सभी धर्मों के प्रति बराबर और सार्वजनिक सम्मान दिखाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में रिश्ते बहुत तीखे हो गए, और हद तब हो गई जब 12 साल बाद जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति रहा पद से हट गया तो दिल्ली में उसको घर तक नहीं दिया गया। राजेंद्र बाबू चाहते थे कि दिल्ली में रहकर किताब लिखे, लेकिन मगर ऐसी स्थिति पैदा होने नहीं दी गई। आखिरकार उनको पटना लौटना पड़ा। पटना में बहुत सारे सरकारी मकान और बंगले थे, मगर उनमें से किसी को भी नहीं दिया गया। अंत में उन्होंने सदाकत आश्रम में जगह ली, यानी कांग्रेस का जो मुख्यालय है, और उसी सदाकत आश्रम में वो रहने लगे। सदाकत आश्रम में रहते रहते उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनके इलाज पर भी ध्यान नहीं दिया गया। एक मशीन थी जो उनके सीने से कफ निकालने का काम करती थी, उस मशीन को भी दिल्ली मंगा लिया गया। आखिरकार 1963 में उनका निधन हो गया, और अंतिम यात्रा जो थी, अंत्येष्टि भी थी, उस दिन नेहरू शरीक नहीं हुए। वो चले गए जयपुर, और वहाँ जो गवर्नर थे उनको भी नहीं आने दिया गया। क्यों? डॉक्टर भगवान दास को उन्होंने ये कहा कि जब आपके यहाँ आपका प्रधानमंत्री आ रहा है तो आप दूसरे राज्य में जाएंगे। यह बात डॉक्टर भगवान दास ने खुद लिखी है, बल्कि संपूर्णानंद ने, संपूर्णानंद थे उस समय राजस्थान के राज्यपाल, और संपूर्णानंद ने इस बात का जिक्र किया है कि पंडित नेहरू ने कहा कि हम आ रहे हैं जयपुर, इसलिए आप नहीं जाएंगे पटना राजेंद्र बाबू के अंत्येष्टि में, और नहीं गए। राष्ट्रपति को लेकर के कांग्रेस का रवैया, राष्ट्रपति पद का सम्मान और सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति गरिमा में व्यवहार जो रहा है, उसका एक बानगी मैंने उसकी आपके सामने आज रखी है। इसलिए जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है, उस समय राष्ट्रपति का हवाला देना, राष्ट्रपति पद की मर्यादा की बात कहना और लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ काम हो रहा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर देते हैं तो इस तरह की दलील देना सिर्फ शुद्ध और खालिस राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।